आज घटित हुई घटना ने पुष्कर जी और उनकी धर्मपत्नी प्रियनंदिनी को फिर से गहरी चिंता के अथाह भंवर में धकेल दिया था। विचारों के रेले समुद्र की लहरों की तरह से आ जा रहे थे। किसी भी बात पर उनका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। होता भी कैसे? आखिर वो एक 30 साल के अविवाहित जवान बेटे के माता पिता थे। हर संभव कोशिश के बावजूद भी उनके बेटे अजय का विवाह नहीं हो पा रहा था। प्रियनंदिनी ने भी अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए बहुत से सुनहरे ख्वाब बुन रखे थे और पुष्कर जी भी जल्दी से जल्दी अपने पोते का मुंह देखना चाहते थे। परंतु पोते का मुंह देखना तो दूर की बात थी, यहाँ तो अजय के विवाह की बात सगाई के दिन तक पहुंचते ही खत्म हो जाती थी। अजय में किसी प्रकार की कोई कमी ना थी। अजय 30 साल का एक खूबसूरत और स्मार्ट नवयुवक था। उसकी पढ़ाई लिखाई शहर के नामी गिरामी स्कूल कॉलेज में हुई थी। पुष्कर जी जाने माने बड़े जमींदार थे। फैला हुआ अंबर सा कारोबार था और अपार धन दौलत थी। पुष्कर जी के पिता नारायण जी ने उन्हें बहुत पैसा कमाया, परंतु पुष्कर जी को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि पढ़ लिख कर कहीं उनका इकलौता बेटा उनसे दूर ना हो जाए। और अनपढ़ होने की कसक पुष्कर जी को हमेशा फांस बनकर चुभती रही। इसीलिए अजय के जन्म के समय ही उन्होंने प्रियनंदिनी से कहा था, प्रिया। पुष्कर जी प्रियनंदिनी को प्यार से प्रिया कहते हैं। हम अपने बेटे को खूब पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता जिस अधूरेपन के साथ मैं जिया उसके साथ ही मेरा बेटे को भी जीना पड़े। प्रियनंदिनी भी यही चाहती थी, क्योंकि वो एक मध्यवर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी महिला थी। प्रियनंदिनी की शिक्षा और खूबसूरती पुष्कर जी के मन को इस कदर भा गई थी कि वो प्रियनंदिनी के प्रेम में पड़ गए और घर वालों के विरोध के बावजूद भी वो प्रियनंदिनी से विवाह के फैसले पर अडिग रहे और आखिरकार उनके आगे घर वालों को झुकना ही पड़ा। अब जमींदारियां तो लगभग खत्म सी ही हो गई थी, क्योंकि पुष्कर जी गरीबों का खून चूसने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन बाप दादाओं का कमाया पैसा इतना था कि 7 पुश्तें भी बैठ कर खा सकती थी। पर कहते हैं ना कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। यही हाल पुष्कर और प्रियनंदिनी का भी था। आज उनका बेटा उनके सामने बेड पर अचेत पड़ा था और वो दोनों बेबस थे। अजय को इस हालत में देखना पुष्कर जी और प्रियनंदिनी के लिए जिंदा मक्खी निगलने जैसा था, जिससे वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, या फिर ये कहना ज्यादा उचित होगा कि कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब अजय पढ़ने लायक हुआ, मुश्किल से 4 साल का रहा होगा, तब उसकी शिक्षा अपने ही गांव में हुई। वह गांव अन्य गांव से थोड़ा ज्यादा विकसित था, परंतु शहर जैसी सुविधाओं का पूर्णतः अभाव था। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ने के इच्छुकों को मजबूरी में शहर का रुख करना ही पड़ता था। आज भी पुष्कर जी और प्रियनंदिनी के सामने वो दिन किसी चलचित्र की तरह चल पड़ता है, जिस दिन अजय को गांव के स्कूल की शिक्षा पूरी करके शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए रवाना होना था। अज्जू मेरे बेटे, देख मम्मा ने क्या बनाया है, तेरे मनपसंद आलू का पराठा, और देख साहब ने मलाई वाला दही भी है। आजा बाबू, मम्मा के हाथ से खाएगा। प्रियनंदिनी अजय के पीछे पीछे भागकर उसकी मनुहार कर रही थी, परंतु अजय का मुंह था कि गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। प्रियनंदिनी जितना लाड़ जताती वो उतनी ही नखरे दिखाता। नहीं मम्मा, मैं अब आपके हाथ से नहीं खाऊंगा, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं ना, अब मैं अपने हाथ से ही खाऊंगा। अजय ने उनको रिझाने के लिए भोला सा मुंह बनाकर कहा, ना बेटा, ऐसा नहीं कहते, तू तो मेरा लाल है और हमेशा मेरा बच्चा ही रहेगा। अपने 12 वर्ष के बच्चे के मुंह से बड़े होने की बात सुनकर उनका कलीजा मुंह को आ गया और उनकी आंखें नम हो गई। अजय को अपने से दूर शहर भेजने की बात से दिल तो प्रियनंदिनी का भी रो रहा था, परंतु बच्चे के भविष्य का सोचकर उन्होंने दिल पर पत्थर रख लिया था। मेरे बेटे, तू कोई हमसे ज्यादा दूर थोड़ी जा रहा है। अरे शहर तो यहीं पास ही में है, गाड़ी में बैठे और फुट से तेरे पास। अजय को बहलाते हुए प्रियनंदिनी उसके मुंह में आलू के पराठे का कौ डालने में कामयाब हो चुकी थी। अजय बच्चा ही तो था। अपना मनपसंद नाश्ता मुंह को लगते ही वो उसे मजे लेकर खाने लगा और साथ ही दही के भी मजे ले रहा था। अज्जू, माँ बेटे की इस प्यार भरी मनुहार और तकरार में अचानक से आई पुष्कर जी की भारी भरकम आवाज ने खलल पैदा कर दिया। पुष्कर जी की आवाज सुनते ही अजय खाना छोड़कर उनसे जाकर लिपट गया। क्या हुआ मेरे राजा बेटे को? मम्मी ने फिर परेशान किया क्या? पुष्कर ने अजय के गाल पकड़कर प्यार से खींचते हुए कहा, देखो ना पापा, मम्मा समझ ही नहीं रही कि मुझे आप दोनों से दूर नहीं जाना है। अजय ने अपनी नाराजगी जताई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते,
और ये सिर्फ मम्मी की ही नहीं, मेरी भी इच्छा है कि तुम शहर जाकर अच्छे से स्कूल में पढ़ो, पुष्कर ने अजय को प्यार से समझाया। अजय और पुष्कर का रिश्ता बाप बेटे का कम, दोस्तों का ज्यादा था। अजय पुष्कर की बात एकदम से मान लेता, परंतु आज तो पुष्कर जी की बात भी उसे नागवार लग रही थी। पापा, मजबूर होकर अजय ने रो दिया। ना मेरे बच्चे, रोते नहीं, बड़े होकर तू खुद समझ जाएगा कि हमने तेरे लिए कितना सही फैसला लिया है। अब के बार भी नंदिनी ने अजय को अपनी बाहों में भर लिया। अपने इकलौते बेटे से दूर होना उनके लिए भी इतना आसान कार्य न था। चलो अब थोड़ा आराम कर लो, हमें 2 घंटे में निकलना है। पुष्कर जी भी अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए कमरे में चले गए। वो किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे। वो लोग कार से सीधा शहर की ओर निकल गए और कार जाकर सीधा स्कूल की पार्किंग में रुकी। अजय रुआंसा सा हो रहा था। स्कूल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद पुष्कर जी ने प्रिंसिपल से पूछा, क्या हम वो रूम देख सकते हैं जहां अजय को रहना है? वाई नॉट, चलिए। ये क्या, यहाँ 3 बेड क्यों हैं? इस कमरे में और भी बच्चे हैं क्या? पुष्कर और पे नंदिनी जी ने आश्चर्य से पूछा। जी सर, ये सब तो हमारे स्कूल की विवरण पुस्तिका में भी साफ साफ लिखा है कि एक कमरे में 3 विद्यार्थी रहेंगे। आपने पढ़ा नहीं क्या? प्रिंसिपल ने शुद्ध हिंदी में पूछा। पुष्कर और पे नंदिनी सकपका गए, क्योंकि अजय को और खुद को समझाने में वो इतना व्यस्त थे कि इस और उनका ध्यान ही नहीं गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो लापरवाह थे। स्कूल ही इतना अच्छा था कि ज़्यादा इंक्वायरी की आवश्यकता ही नहीं थी। वो 3 बच्चों के एक कमरे में रहने से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि अजय को शांति में रहना पसंद था। पर उनकी ये परेशानी ज़्यादा देर तक ना टिक सकी, क्योंकि अचानक ही अजय चिल्लाया, संगम, महावीर, तुम दोनों यहाँ? अपने रूममेट्स को देखकर अजय खुशी से चिल्ला उठा और पुष्कर जी और पी नंदिनी ने उधर नजर घुमाई तो देखा अजय के हम उम्र 2 लड़के कमरे में प्रवेश कर रहे थे। दोनों के हाथ में फुटबॉल था, शायद बाहर खेल कर आ रहे थे। पुष्कर जी को ध्यान आया कि वो दोनों बच्चे तो गर्मियों की छुट्टियों में उन्हीं के गांव में अपनी रिश्तेदारी में रहने आए थे। तभी से अजय की दोस्ती उनसे हो गई थी। अजय आज उन्हें वहां देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना था। वहीं पुष्कर जी और प्रिय नंदिनी इस इत्तेफाक को देखकर हैरत में थे और साथ ही साथ खुश भी कि अब अजय का दिल लग जाएगा। ये दोनों ही अजय के साथ इस रूम में रहेंगे। प्रिंसिपल ऐसे बोला जैसे कोई सस्पेंस खोल रहा हो। तीनों बच्चे एक दूसरे के गले में हाथ डालकर गोला बनाकर अपने सिरों को आपस में मिलाकर कूद रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि आगे चलकर उनकी ये दोस्ती और भी प्रगाढ़ होने वाली थी। समय के गर्भ में क्या छिपा था ये तो कोई नहीं जानता था। अजय कितना घबरा रहा था स्कूल में एडमिशन से और यहाँ आकर हॉस्टल में अकेले रहने से। उसके डर ने तो हमें भी डरा रखा था। पर अब तो शुक्र है भगवान का, उन दोनों बच्चों के मिलने से लग रहा है अब उसका मन आसानी से लग जाएगा। प्रिय नंदिनी लौटते वक्त गाड़ी में पुष्कर जी से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मन को समझा रही हो। घर घर घर, अचानक गाड़ी कुछ अजीब सी आवाज के साथ रुक गई। क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रुक गई? पुष्कर ने पूछा। पता नहीं साहब, सामने सड़क पर कुछ बड़ा सा बोरा पड़ा है, इसीलिए मुझे अचानक ब्रेक लगाने पड़े। देखो जरा क्या है, पुष्कर ने ड्राइवर से कहा। तो प्रिय नंदिनी घबराते हुए बोली, यहाँ गाड़ी से मत उतरिए, सुनसान रास्ता है, क्या पता किसी की कोई चाल हो। तुम भी कमाल करती हो, देखो ना सारी सड़क घिरी हुई है, गाड़ी निकालने की जगह भी नहीं है, और फिर ऐसे डरकर भी कहीं काम चलता है भला? कहते कहते पुष्कर नीचे उतर गए। प्रिय नंदिनी भगवान का नाम लेने लगी। उधर हॉस्टल में अजय अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश था। अजय, तुझे फुटबॉल खेलना आता है? संगम पूछ रहा था। अजय अभी संगम की बात का जवाब नहीं दे पाया था कि महावीर ने भी सवाल कर दिया, और तुझे क्रिकेट के बारे में कुछ पता है? अरे भाई, एक एक करके पूछो, तुम दोनों गेम अच्छे से आते हैं, मुझे तुम्हें भी सिखा दूंगा। अजय खुद को किसी लीडर से कम नहीं समझ रहा था। ट्रिन ट्रिन ट्रिन, उनके कमरे से बाहर लगी रिंग बज उठी। चलो चलो, डिनर का टाइम हो गया है। रिंग सुनते ही संगम और महावीर दोनों उठ खड़े हुए। इधर ड्राइवर ने बोरे को साइड करने का प्रयास किया पर नाकामयाब रहा, क्योंकि बोरा बहुत भारी था। पता नहीं कौन बीच रास्ते में बोरा रखकर चला गया। ड्राइवर, देखो क्या है इस बोरे में, पुष्कर जी ने कहा। अच्छा, ड्राइवर बोरा खोलने लगा। ये क्या है? थोड़ा सा बोरा खुलते ही पुष्कर के होश उड़ गए। ये तो कोई बच्ची है।
हे भगवान, किसने इस बोरे में बंद कर इस बीच रास्ते में फेंक दिया बच्ची को। प्रिय नंदिनी भी गाड़ी से बाहर आ चुकी थी और अपने कान पर हाथ लगाते हुए आश्चर्य से कह रही थी। ड्राइवर और पुष्कर भी हैरान थे और दोनों झाड़ियों की ओर देख रहे थे, शायद कोई हो। तभी अचानक जिस ओर उनकी पीठ थी उस ओर की झाड़ियों में कुछ हरकत हुई। कौन है? कौन है वहां? ड्राइवर तेजी से झाड़ियों की ओर बढ़ा। एक साया झाड़ियों के रास्ते ही जाकर जंगल में गुम हो गया, जिसे वहां मौजूद तीनों लोगों में से कोई नहीं देख पाया। लगता है कोई जंगली जानवर होगा, हमारी आवाज से भाग गया, पुष्कर बोले। अच्छा हुआ हम आ गए, नहीं तो पता नहीं इस बच्ची का क्या होता। प्रिय नंदिनी ने भी समर्थन किया। ड्राइवर, इस लड़की को बोरे से बाहर तो निकालो, और हाँ, इसकी धड़कन देखो, ये सही तो है ना? प्रिय नंदिनी ने आगे बढ़कर कहा। ओ, ये तो हम भूल ही गए। हाँ साहब, सब कुछ ठीक है, सांसें भी बराबर चल रही हैं। और ये देखिए, बोरे में छेद है, जिससे इसे आसानी से सांस आ रही थी। पुष्कर के कहने से पहले ही ड्राइवर लड़की को बोरे से बाहर निकाल चुका था। 10-11 साल की एक सांवली सी बच्ची थी। उसके तन पर लहंगा चोली था और सर पर दुपट्टा पीछे कर बांध रखा था। देखने में किसी कबीले की बच्ची लगती थी। यकीन से तो नहीं कह सकते थे, क्योंकि कुछ गांवों में भी ऐसी वेशभूषा का चलन था। ड्राइवर ने बच्ची के मुंह पर कई बार पानी के छींटे मारे, पर कोई असर ना हुआ। क्या करें समझ में नहीं आ रहा। ऐसे इस नन्ही सी बच्ची को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकते, और अंधेरा भी गहराता जा रहा है। पुष्कर ने चिंता प्रकट की। ऐसा करते हैं, इसे साथ ले चलते हैं, रास्ते में कोई हॉस्पिटल मिलेगा तो वहां दिखा भी लेंगे। प्रिय नंदिनी ने अंधेरे और सुनसान रास्ते से घबराते हुए राय प्रकट की। हाँ, ये सही रहेगा, और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी करा देंगे, पुष्कर ने कहा। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बात करी। ड्राइवर ने बच्ची को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया और स्वयं उसका सर अपनी गोद में रखकर बैठ गया। पुष्कर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी और प्रिय नंदिनी भी चिंतित सी उनके बगल में बैठ गई थी। रास्ते में उन्हें कोई अस्पताल नहीं दिखा। वैसे भी ऐसे सुनसान जंगल के रास्ते में कौन अस्पताल बनाता? पुष्कर को तो इस रास्ते का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। ड्राइवर 1-2 बार आया था, पर अस्पताल की जानकारी उसे भी नहीं थी। समय की नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने उस बच्ची को साथ ले जाना ही उचित समझा। लड़की को घर लाकर उसको लिटाकर पुष्कर ने डॉक्टर को फ़ोन किया। मेरे ख्याल से ये बच्ची किसी डर की वजह से बेहोश है, और बाकी सच तो इसके होश में आने पर ही पता लग पाएगा, डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया। वैसे तो सब ठीक है ना डॉक्टर, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। जमींदार साहब परेशान मत होइए। डॉक्टर की बात सुनकर पुष्कर और प्रिय नंदिनी की जान में जान आई। ऐसा करते हैं, इसके होश में आने का इंतजार करते हैं, सुबह देखेंगे, प्रिय नंदिनी ने कहा। अब दोनों काफी थक चुके थे और बेटे के बिना घर भी सूना सूना लग रहा था। प्रिय नंदिनी भी अजय की याद में खुद के आंसू ना रोक सकी। सुबह हुई। प्रिय नंदिनी और पुष्कर जी नाश्ता कर रहे थे, तभी नौकर ने आकर बताया कि उस बच्ची को होश आ गया है। दोनों तेजी से उस कमरे की ओर बढ़े। बच्ची उस अनजान जगह को घूर घूर कर देख रही थी। पुष्कर और प्रिय नंदिनी को देखकर वो बिस्तर के कोने में सिकुड़ कर बैठ गई, मानो उसे छुपने की कोशिश कर रही हो, पर वो कोशिश नाकाम थी। पुष्कर ने अपनी पत्नी को आंखों ही आंखों में इशारा किया तो वो उस बच्ची के पास पलंग पर बैठ गई और प्यार से बोली, डरो मत बेटा, कौन हो तुम? वो उन्हें एकटक यूं ही देखती रही। लग रहा था यह हमारी भाषा नहीं समझ पा रही है। पुष्कर ने आज शंका जताई। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रिय नंदिनी ने फिर से पूछा। बच्ची कुछ ना बोली। पता नहीं इसे हमारी बात तो समझ आ रही है या नहीं। डॉक्टर को बुलाकर उसका दोबारा चेकअप कराया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो डर की वजह से अपनी याददाश्त भूल चुकी है और अपनी आवाज़ भी खो चुकी है। पुष्कर और प्रिय नंदिनी ने पुलिस में भी सूचित कर दिया। सुनिए, ऐसा करते हैं, जब तक इसके परिवार का पता नहीं लगता हम इसे अपने साथ रख लेते हैं। प्रिय नंदिनी की बेटी की चाहत जाग रही थी। वो चाहती थी कि वो एक बेटी की माँ भी बने, पर अजय के बाद कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हुए कि उनके दोबारा माँ बनने के चांसेस खत्म हो गए थे। ठीक है, पुष्कर को भी उनकी भावनाओं का पता था, इसीलिए उन्होंने मना तो नहीं किया, पर उन्हें डर था कि कहीं ज़्यादा लगाव प्रिय नंदिनी को भारी ना पड़े। अभी पुष्कर और प्रिय नंदिनी बात ही कर रहे थे कि अचानक बाहर की खिड़की पर सरसराहट सी हुई, मानो कोई बहुत तेजी से पीछे पलट कर भागा हो। कौन है? कौन है वहाँ? पुष्कर ने भी बिजली की तेजी से दौड़कर खिड़की खोली। लगा कोई था, पर दिखाई न दिया।
शायद हमारा वहम था, हवा से हिला होगा। पुष्कर बोले। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रिय नंदिनी ने ऐसे कहा मानो कोई राज खोलने वाली हो। पुष्कर ने प्रिय नंदिनी को आश्चर्य से देखते हुए कहा, क्योंकि वो इस बारे में बिल्कुल अनजान थे। जिस दिन हम इस लड़की को लेकर आए थे, उस दिन से मुझे अक्सर लगता है जैसे कोई खिड़की पर है, पर जब भी देखती हूँ तो कोई नहीं होता। अब आप ही बताइए, हम दोनों को एक सा वहम कैसे हो सकता है? बात तो प्रिय नंदिनी की सही थी। खैर, सब भूल कर उन्होंने बच्ची का रुख किया। तब तक बच्ची के घर बार का पता नहीं चलता, उन्होंने उसे अपने पास रखने की परमिशन ले ली। अब पुकारने के लिए किसी नाम की आवश्यकता थी। उसे तो अपने बारे में कुछ याद भी नहीं था। प्रिय नंदिनी ने उसका नाम कजली रख दिया। कजली मुंह से तो कुछ नहीं बोलती थी, पर उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें ऐसा लगता था हर पल कुछ कहना चाहती हैं। इसी तरह 2 महीने बीत गए। पुलिस कजली के परिवार के बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रही थी। प्रिय नंदिनी को कजली से लगाव हो गया था। प्रिय नंदिनी उसे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, पर वो स्कूल जाने को राजी ना हुई, तो प्रिय नंदिनी उसे घर पर ही पढ़ाने लगी। धीरे धीरे प्रिय नंदिनी को उसकी इशारों की भाषा समझ में आने लगी थी। कजली के कहने पर उन्होंने उसे 2-4 लहंगा चुनरी और बनवा दिए थे, जिन्हें वो बड़े शौक से पहनती। कोई और कपड़ा उसे न भाता था। कुछ ही दिनों में वो घर के सारे काम अच्छी तरह से सीख गई। पुष्कर भी बाहर से आते तो उन्हें पानी देती, चाय देती और भी काम भाग भाग कर करती। प्रिय नंदिनी के साथ साथ वो भी पुष्कर की चहेती बन गई थी। अजय स्कूल की छुट्टियों में घर आया हुआ था। वो भी कजली से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसे कजली के रूप में एक दोस्त जो मिल गई थी। गूंगी कजली, गूंगी कजली। अजय कजली को चिढ़ा रहा था, पर वो अजय की बात का जरा भी बुरा नहीं मानती थी। अजय बेटा, तू ऐसी बात करेगा तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। प्रिय नंदिनी को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। सॉरी मम्मा। अजय उन्हें कान पकड़कर मासूमियत से सॉरी कहता तो वो हंस देती। एक दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बादलों की तेज गड़गड़ाहट हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे आज इंद्रदेव पूरे जोर शोर से दुनिया पर मेहरबान होने वाले हैं। मम्मी मम्मी जल्दी आओ। इस सुहाने मौसम के बीच अजय की सहमी सी आवाज़ आई। अजय की आवाज़ से प्रिय नंदिनी एकदम से घबरा कर बाहर आई और भागी। अजय गार्डन में खड़ा था और आंखें बंद करके जोर जोर से मम्मी मम्मी पुकार रहा था। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? प्रिय नंदिनी ने घबरा कर पूछा। अजय बिना कुछ बोले नीचे की तरफ इशारा करने लगा। प्रिय नंदिनी ने देखा तो उनकी समझ में कुछ ना आया। सांप मम्मी, मेरे पैरों के नीचे सांप है। प्रिय नंदिनी ने नीचे देखा तो उनकी हंसी छूट गई। अजय, आंखें खोलो बेटा, डरो मत, नीचे देखो। मम्मी की आवाज़ से अजय को हिम्मत मिली और उसने धीरे धीरे आंखें खोलकर नीचे देखा। जिसे वो सांप समझ रहा था वो घास थी, जो गार्डन में भागते समय उसके पैरों से लिपट गई थी। तेज बारिश शुरू हो गई। प्रिय नंदिनी ने अजय का हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ भागी। प्रिय नंदिनी और अजय अंदर आ गए और उनके जाते ही एक साया सबकी नजरों से बचकर गेट के बाहर निकल गया। जब अजय का हॉस्टल जाने का समय आता तो कजली कुछ उदास सी हो जाती थी, लेकिन कजली के कारण प्रिय नंदिनी और पुष्कर की उदासी कम हो जाती, क्योंकि कजली से उनकी बेटी की कमी जो पूरी हो रही थी। ये क्रम यूं ही चलता रहा। कजली के बारे में कुछ पता नहीं लग पाया और कजली पुष्कर और प्रिय नंदिनी के साए में पलकर अब जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। अजय के भी बस फाइनल एग्जाम हो ही गए थे। महावीर और संगम से उसकी दोस्ती दिन पर दिन गहरा रही थी। इसे दोस्ती का वास्ता देकर एग्जाम के बाद अजय ने उन दोनों को कुछ दिन अपने घर रुकने का न्योता दे दिया था, क्योंकि उन दोनों के रिश्तेदार जो गांव में रहते थे वो अब शहर में शिफ्ट हो चुके थे। मम्मा, महावीर और संगम आते ही होंगे, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अजय प्रिय नंदिनी से कह रहा था। और साथ साथ उसने कजली को भी छेड़ा। और गूंगी कजली, तू भी ज़रा अच्छे से तैयार हो जाना, मेरी नाक मत कटा दियो मेरे दोस्तों के सामने, समझी या नहीं? अजय ने कजली को छेड़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कजली ने बनावटी गुस्से के साथ अपनी बड़ी बड़ी काली काली आंखों से उसे घूरा। अभी वो कुछ और कहता, इससे पहले महावीर और संगम ने घर में प्रवेश किया। अरे यार, ये अच्छा किया तूने हमें लेने ड्राइवर को भेज दिया। मेरे बचपन से तो अब ये गांव काफ़ी बदल गया है, संगम ने कहा तो महावीर ने भी उसका समर्थन किया। दोनों ने प्रिय नंदिनी के पैर छुए। इतनी देर में कजली पानी ले आई। ट्रे में से ग्लास उठाते हुए संगम की नज़र कजली पर पड़ी
तो वो तो जैसे पलक झपकना ही भूल गया था। दरमियाना कद, गठा हुआ बदन, ठोड़ी पर तिल और उस पर सबसे आकर्षक काली काली कचरारी आंखें और चिकना सांवला रंग, जो गोरे रंग से भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। किसी को भी मदहोश कर देने के लिए काफी था। और उस पर उसका लहंगा, चुन्नी का पहनावा और लंबे काले बालों की दो गुथी हुई सीने पर लहराती हुई चोटियां। यूं लग रहा था मानो अपनी अदाओं से जैसे जान ही ले लेगी। महावीर भी यही निहार रहा था। अजय उन दोनों की मन स्थिति से बेखबर उन्हें कोई किस्सा सुना रहा था। कजली को शायद एहसास हो चुका था। वह ट्रे वहीं छोड़कर अंदर भाग गई। आज अजय ने संगम और महावीर के साथ तालाब पर घूमने का प्रोग्राम बनाया। वहीं पास में शंकर जी का एक प्रसिद्ध मंदिर भी था, जिसके दूर दूर तक अन्य गांवों में भी बहुत मान्यता थी। सावन के महीने में मंदिर का विशेष महत्व था। वहां मेला लगा रहता था। लोग पहले तालाब में स्नान करते और फिर मंदिर जाकर अपनी मन्नत का धागा बांधकर भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करते। अभी सावन बीता था, इसीलिए मंदिर में बस इक्का दुक्का लोग ही थे। 5 लोग आकर तालाब किनारे बैठ गए। वो प्रिय नंदिनी भी इस बार सावन में मंदिर नहीं आ पाई थी, तो आप आ गई और अपने साथ कजली को भी ले आई थी। कजली, ये लो संगम और महावीर का प्रसाद, उन्हें दे दो। प्रिय नंदिनी ने प्रसाद की दुकान पर खड़े खड़े कहा। कजली ने इशारे से अपने हाथ हिलाकर मना कर दिया। प्रिय नंदिनी समझ गई कि अभी वह हाथ धोकर आएगी तब प्रसाद का दोना छुएगी। उसके हाथ धोने तक यहीं स्वयं ही उन्होंने दोनों को प्रसाद पकड़ा आई। कजली अजय से सब काम जितने भाग कर करती, संगम और महावीर से उतनी ही दूरी बनाकर रहती थी। सभी लोग मंदिर की ओर चले। मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर था। उसके आसपास का वातावरण भी बहुत मनमोहक था। वहाँ अन्य पशु पक्षियों के अलावा मोर भी बहुत थे। मोर वहाँ का विशेष आकर्षण थे। हालांकि लोगों को देखकर वो डर से इधर उधर छिप जाते, पर फिर भी सबको बहुत भाते। पहाड़ी पर फिसलन सी थी, क्योंकि सुबह तेज बूंदाबांदी हो चुकी थी। इस समय तो धूप थी, बीच बीच में काली बदली छा जाती। वैसे भी भादों का महीना था, कभी भी बारिश पड़ जाती और कभी धूप निकल आती थी। पहाड़ी पर चढ़ते समय अचानक कजली का पैर फिसला। वो अभी लुढ़कने ही वाली थी कि अजय के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। एकदम अजय और कजली की नजरें आपस में कुछ ऐसे टकराई कि कजली की नजर शर्मा कर झुक गई। ओहो, कहाँ खो गई? अब संभल कर चलियो, ना तो सीधे कैलाश पर्वत पर ही पहुंच जाएगी। ये ले मेरा आशीर्वाद। अजय ने उसके हाथ में कुछ रखकर उसकी मुट्ठी बंद कर दी। अजय अपने हाथ की उंगली में घास लपेटता हुआ चला जा रहा था। बार बार लपेटे जाने से उसने अंगूठी का आकार ले लिया था। वो ही उसने मजाक में कजली की हथेली पर रख दिया था। उसे देख कजली की आंखों में पानी भर आया। उसने अपने होठों के पास आकर उसे चूम लिया और अपने दिल से लगाकर भगवान के हाथ जोड़े। भगवान शंकर का मंदिर वहां से साफ दिख रहा था। कजली की भावनाओं से बेखबर अजय ने मजाक किया और आगे बढ़ गया, पर एक जोड़ी आंखें उन्हें लगातार देख रही थी। कजली खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि संगम हर पल उसे अजीब सी नजरों से देखता। कभी कोई सामान लेते वक्त उसका हाथ स्पर्श कर देता और नजरों से तो वो उसके बदन का हर कोना कई बार छूता। कजली मुंह से कुछ नहीं बोल सकती थी, परंतु मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि वो जल्दी ही यहाँ से जाए। वो अजय के मेहमान थे, इसीलिए औपचारिकता भी निभानी पड़ती थी। जब भी असहज महसूस करती तो अरे कौन सा इन्हें हमेशा यहाँ रहना है, यह सोचकर सिर को झटका देती और सब भुलाकर काम में लग जाती। आगे संगम और महावीर के जाने का शुभ दिन आ ही गया। यार, कुछ दिन और रुक सकते तो अच्छा होता, अजय जाते वक्त उन दोनों से कह रहा था। अजय उन्हें बस में बैठाकर घर वापस आ गया, क्योंकि अब उसकी पढ़ाई तो पूरी हो गई थी और जमींदार पुष्कर और उनकी पत्नी प्रियनंदिनी चाहते थे कि वो अब उनके पास ही रहे। उम्र के साथ साथ उनकी प्राथमिकताएं भी बदल गई थी। अब वो अपने इकलौते बेटे से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहते थे। अगले दिन अजय सो रहा था कि अचानक प्रियनंदिनी घबराई हुई आई और उसे जगाते हुए बोली, बेटा अजय उठ। बेटा, कजली कहीं नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या मम्मी, आप भी सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। यही गांव में होगी, कहाँ जाएगी? पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी कजली कहीं नहीं मिली। पुष्कर भी गांव से बाहर गए हुए थे। प्रियनंदिनी का रो रो कर बुरा हाल था। अजय भी मायूस सा था। हालांकि वो कजली के साथ ज्यादा रहा नहीं था, परंतु लगाव तो था ही, और माँ के कारण ये लगाव कुछ ज्यादा ही था। पुष्कर 2 दिन बाद आए तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराई गई।
पुलिस ने कजली को बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आसमान निगल गया या फिर जमीन खा गई, और उसके अचानक जाने का कारण भी समझ में नहीं आ रहा था किसी को। और कोई कारण हो तब तो समझ आए। बहुत खोजने के बाद भी जब कोई सुराग हाथ न आया तो पुलिस भी ढीली पड़ गई थी। पुष्कर जी और अजय भी काफी हद तक संभल चुके थे, परंतु प्रिय नंदिनी ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अब भी वो सदमे में ही थी। हर पल कजली के इंतजार में उनकी आंखें दरवाजे पर लगी रहती थी। पर कहते हैं ना कि समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है। बीतता हुआ समय पहले दिन और फिर महीने और अब साल में तब्दील हो चुका था। अब मन में कजली के जाने की कसक तो थी, पर संतोष कर लिया था। समय बीतने के साथ पुष्कर और प्रिय नंदिनी ने अजय की शादी के लिए लड़की देखना शुरू किया। एक लड़की पसंद भी आ गई। आज पुष्कर और प्रिय नंदिनी की हवेली रोशनी में नहा रही थी। आज उनके जीवन में फिर से खुशियां दस्तक दे रही थी, पर किसी को पता नहीं था कि ये खुशियां बस पल भर की ही हैं। आज अजय की सगाई थी। अपने इस स्तर का परिवार देखकर पुष्कर और प्रिय नंदिनी ने अजय का रिश्ता तय किया था। अजय को भी लड़की बहुत पसंद थी। आज अजय ने सफेद एंटीक वर्क की खूबसूरत शेरवानी और धोती पहन रखी थी और साथ में जयपुरी दुपट्टा गले में पड़ा था। उस पर मैचिंग मोजड़ी गजब ढा रही थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।